हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बिहार स्टेट कक्षा 9 से 10 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 बुक से सेट 2 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा सोशल साइंस। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेट 1 करा रखा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हर प्रश्न को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम आपको आंसर दे पाएंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम डिस्कस करेंगे पूरे हर क्वेश्चन को तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करेंगे कि जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और या फिर सिर्फ आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है। सुजाता, सोनालिका, कंचन, क्रांति। ध्यान दीजिएगा, सुजाता, सोनालिका और कंचन ये तीनों प्रजाति गेहूं की है, जबकि क्रांति क्रांति ये सरसों की प्रजाति है। ठीक है, ध्यान देते हुए चलिएगा, क्रांति जो है ना ये प्रजाति सरसों की है, जबकि सुजाता, सोनालिका और कंचन ये तीनों प्रजाति गेहूं की है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, निम्न में से कौन फलीदार फसल है। बताना है, निम्न में से कौन फलीदार फसल है। सरसों, मटर, कॉफ़ी, ज्वार। तो याद रखिएगा, मटर एक फलीदार फसल है, जबकि सरसों, कॉफ़ी और ज्वार ये फलीदार फसल नहीं है। ठीक है, मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ों में गांठें मिलती हैं। ठीक है, और अब तो जानते होंगे कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है, सहायता करता है। कौन? जो जड़ों में गांठें होती हैं। तो फलीदार फसल जितने भी होती हैं सबकी जड़ों में गांठ देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। ठीक है, इसीलिए इन सब देखेंगे कि इतने जितने फलीदार फसल होते हैं उनको नाइट्रोजन जो खाद होता है, यूरिया खाद जिसको कहते हैं, उसे देने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अगला सवाल, भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान। भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है। भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान देता है, और जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट यहाँ पे है ना, ये ध्यान रखिएगा। भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 8% योगदान देता है, जबकि जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, बात करें भारत में तो आंध्र प्रदेश भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नाम आता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं, मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं। याद रखिएगा, वे पेड़ पौधे जिनसे मधुमक्खियाँ मकरंद इकट्ठा करने के लिए पसंद करती हैं उन्हें वी फ्लोरा कहते हैं। अर्थात यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। ठीक है, पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। अगला सवाल है, वनस्पति खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री निम्न में से किस पदार्थ से समृद्ध होती है। वनस्पति खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री निम्न में से किस पदार्थ से समृद्ध होती हैं। सल्फेट, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर फास्फोरस। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, यहाँ पे वनस्पति खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री कार्बन से समृद्ध होती हैं। सी विकल्प बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा को एओलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एओलियन। अर्थात ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्वों से समृद्ध है। बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो कि पोषक तत्वों से समृद्ध है। जीवनाशी, खाद, उर्वरक या फिर बेंजीन, हेक्साक्लोराइड।
सही आंसर इसका है उर्वरक। उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं। ये मृदा में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि को आपूर्ति कर मृदा को उपजाऊ बनाए रखती हैं। ठीक है, वैसे अब देखा जाए तो उर्वरकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक उर्वरक और अकार्बनिक उर्वरक। ठीक है, अकार्बनिक उर्वरक में नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक को हम शामिल कर सकते हैं, जबकि जैविक उर्वरक में कृषि अपशिष्ट, पशुधन खाद, ठीक है, नगर पालिका कीचड़ वगैरह जो होता है उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, उर्वरक यहाँ पे फिलहाल सही आंसर है। अगला सवाल, नीली क्रांति किससे संबंधित है? आसान सा सवाल है, कल बताए थे ना, सेट 1 में बताया था आप लोग को कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ये मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन देखेंगे तो श्वेत क्रांति हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब याद रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है। जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है, क्या है ये बताना है। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? पारिस्थितिकीय तंत्र है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? ठीक है, मानव जनित की बात हो रहा है यहाँ पे। जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फसली भूमि। आसान सा ऑप्शन दिख रहा है, जल तंत्र, घास का मैदान और वर्षा वन। ये सभी देखेंगे तो मानव जनित जीवों नहीं है। ठीक है, ये तो प्राकृतिक है। जो कि फसली भूमि अब देखेंगे तो ये मानव जनित जीवों है। ठीक है ना, तो फसली भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम जीवोम कहलाते हैं। ठीक है, मरुस्थल, टुंड्रा घास स्थल, पर्णपाती वन, टैगा, जल तंत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आदि प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं। सब चाहे तो याद रख सकते हैं। वैसे बायोम के 7 प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें से उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट, रेगिस्तान, टुंड्रा, टैगा, घास स्थल और सवाना को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती हैं? स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूर्ति होती हैं? दिए गए विकल्पों में सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूर्ति होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल लेते हैं। जैविक अनन्य क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? सवाल है, जैविक अनन्य क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ होता है तो दूसरी जाति को हानि होती है? ठीक है, तो परजीविता। ठीक है, परजीविता के अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को हानि होता है। परजीविता ऐसी स्थिति है जिसमें परजीवी अपने आश्रयदाता से पोषण प्राप्त कर उसे नुकसान तो पहुंचाता है, पर सामान्यतः उसे मारता नहीं है। उदाहरण के लिए अब देखेंगे तो अम्बरबेल, जूं आदि। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे बी विकल्प सही है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्राणियों से जीव द्रव्य के मूल्य तत्व व अन्य रासायनिक तत्व कुछ विशिष्ट चक्रों द्वारा पुनः वातावरण में मुक्त होते रहते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नंदा देवी, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। क्या होगा इसका सही आंसर? तो याद रखिएगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो कि 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना 1986 में की गई थी। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, वहीं बात करें भारत की दूसरी सबसे बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये मन्नार की खाड़ी है, जो कि 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जरूर याद रखिएगा। कितने हैं? 18। अगला सवाल है, चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, किस प्रकार का चट्टान है ये? तो ये एक अवसादी चट्टान है। ठीक है,
बी विकल्प सही होगा। अवसादी चट्टान परतदार होती हैं। अवसादी चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म भी पाया जाता है। अवसादी चट्टान में चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर, खनिज तेल आदि इसमें से शामिल कर सकते हैं आप। ठीक है, अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, अग्नि चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट को शामिल किया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि नाइपर NIPER संस्थान कहाँ अवस्थित है। ठीक है, NIPER अर्थात हम कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इसका देखेंगे जो संस्थान है भी हाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे? हाजीपुर में। अगला सवाल है नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं। है ना, सवाल बहुत अच्छा है। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन जो है वो मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंग्रोव वन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे डेल्टा क्षेत्र होता है वहाँ पे मैंग्रोव वन। अगला सवाल है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं। हेलोफाइट, मेसोफाइट, लिथोफाइट या फिर जीरोफाइट। ठीक है, अच्छा सवाल है। याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं, अर्थात डी विकल्प यहाँ पे सही है। जबकि लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति होती हैं। मेसोफाइट के बारे में बात करें तो मेसोफाइट मिट्टी पर उगने वाला वही मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे। और हेलोफाइट कह सकते हैं तो नमकीन जो होता है ना लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेरोफाइट। अगला सवाल है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, ये कई बार आप लोग को बता चुके हैं। ये कहाँ पे है, ये है देहरादून में। ठीक है ना। और बाकी याद रखिएगा जैसे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कल बताए थे आप लोगों को, कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र देखा जाए तो लखनऊ में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट जो कि असम में है। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। तंबाकू वाला भी याद रख लीजिएगा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। चलिए अगला सवाल है कि वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है। वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है। तो याद रखना है भाग 3 में। कितना में? भाग 3 में रखा गया है। वैसे याद रख सकते हैं यहाँ से कि संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, है ना, 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है, 12 से 35। अगला सवाल है यहाँ पे कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो याद होगा अगर आप बिहार से होंगे, है ना, जो 2005 में लगाया गया था। ठीक है, तो ये 7 मार्च हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2005 विकल्प एक ही है तो 7 मार्च 2005 याद रखना है। ठीक है, और इस समय बिहार के राज्यपाल याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, बूटा सिंह इस समय वर्तमान में राज्यपाल थे। अभी कौन है बिहार के राज्यपाल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस समय बिहार के राज्यपाल कौन हैं। मुख्यमंत्री तो खैर सबको पता होगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान में अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। ठीक, विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी। सवाल है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। कब? 1953 में। निम्न में से किस राज्य का अभ्युदय वर्ष 2000 में हुआ था। सवाल है निम्न में से किस राज्य का अभ्युदय वर्ष 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दोनों या फिर कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि अब ये 2000 में बात हो रहा है। अभ्युदय मतलब होता है कि उदय होना, कौन सा राज्यों का उदय हुआ था, है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य का अभ्युदय 2000 में हुआ था, है ना। तो यहाँ पे सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों सही है यहाँ पे, है ना। और 2000 में ही देखेंगे कि झारखंड का भी उदय हुआ था, बिहार से अलग हुआ था, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। अभी लेटेस्ट कौन सा एक राज्य बना है, तेलंगाना, 2014 में। किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल है अनुच्छेद 21 का संबंध संविधान में किससे है। ठीक है, ये सवाल लगता है कई बार हमें पूछा गया है, ये मूल अधिकार से है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा।
अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? भारत में, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? ठीक है, तीसरे का सवाल पूछ लिए जाते हैं तो याद रखना है, जगजीवन जी थे। अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे किसी तरीके से, क्योंकि श्रम मंत्री थे ना, तो अपना श्रम जो है वो जीवन जीने के लिए लगा रहे थे अपना, जगजीवन, ऐसे याद रख सकते हैं, याद करने को वैसे बता दिया हमने। ठीक है, बाकी खाद्य और कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री कौन थे उस समय? शिक्षा मंत्री उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना। रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। वित्त मंत्री कौन थे? सगमुगम शेट्टी करके कुछ थे, है ना। और विधि मंत्री तो बी आर अम्बेडकर ही होंगे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, बल था ताकत था उनमें, तो रक्षा मंत्री बना दिया गया उन्हें। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 343 में है। विकल्प नंबर डी सही है। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। सी विकल्प यहाँ भी सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, याद रख सकते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई अब देखेंगे तो 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर गांव के एक पहाड़ी से निकलता है, यह होता है। ठीक है ना। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के फाइनली अपना पानी विसर्जित करती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल बी विकल्प गोदावरी। चलिए अगला सवाल है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? तो याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र में जो सेवाएं होती हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन किए गए जो भी चीज़ होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी चीज़ें आती हैं उसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ने कहा, जैसे कि विनिर्माण। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे बीमा, व्यापार और ये बैंकिंग, ये सभी देखेंगे तो अच्छा सवाल क्या है? सेवाएं सम्मिलित है। अच्छा द्वितीय क्षेत्र में बोला था ना, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र तो सही है। बाकी ये सभी बीमा, व्यापार और बैंकिंग, ये सभी भी जो है ना सर्विस सेक्टर में या तो तृतीय क्षेत्र में इसे शामिल किया जाता है। अगला सवाल है, राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा कब होता है? तो याद रखना है, प्राथमिक घाटा और इसमें जब ब्याज का भुगतान दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये राजकोषीय घाटा कहलाता है, प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? कल भी शायद सेम सवाल था वहाँ भी, है ना। जैसा हमने बताया था, म्यांमार से असम की सीमा नहीं लगती है, जबकि अब देखेंगे तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन सभी राज्यों का सीमा म्यांमार के साथ लगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे म्यांमार की सबसे लंबी सीमा मिजोरम से जुड़ता है, जरूर याद रखिएगा। यंग इंडिया समाचार पत्र कौन निकाले थे? ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा, मोहनदास, है ना। बी विकल्प सही है। बाकी याद रखिएगा, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन और पाथवे टू गॉड पुस्तक, ये जितने भी हैं से महात्मा गांधी का ही है। ठीक है ना। अगला सवाल है, जूनागढ़ जो गिरनार के नाम से जानते हैं, अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़, तो ये है रुद्रदामन शासक। विकल्प बी सही है। अगला सवाल, तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद है किसी को? तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण राजा राम प्रथम द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विकल्प नंबर ए सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? 1941 की है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है?
तो याद होगा सभी को, पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो झारखंड के पलामू जिला से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। पुनपुन नदी पटना जिला के फतुहा के समीप गंगा नदी में ये मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा? धारवाड़ बताना, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, तो रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। जैसे कि उन्हें कल ही बताया था कि रोहतास, कैमूर आदि जिलों में विंध्यन क्रम के चट्टान पाई जाती हैं। ठीक है ना। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपरदन क्रिया से हुई रूपांतरित चट्टान को क्या कहा जाता है? धारवाड़ शैल समूह कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, हमने कहा कि आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपरदन क्रिया से हुई रूपांतरित चट्टानों को धारवाड़ शैल समूह कहा जाता है। ठीक है ना। इसका नामकरण कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के नाम पर किया गया था, यह हुआ है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प, रोहतास। ये धारवाड़ क्रम के नहीं है, ये किस क्रम के हैं? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, रोहतास और कैमूर दोनों में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है। लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है, ये कथन सही दिख रहा है। बाकी माइका भागलपुर गलत है, नवादा में आपको देखने को मिलेगा। लेड जिंक ये भी गलत है, और क्वार्जाइट मधुबनी ये भी गलत है। पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, बिहार के दक्षिणी पश्चिम भाग में विंध्यन शैल समूह में चूना पत्थर का एक विशाल भंडार है। कैमूर एवं रोहतास जिला चूना पत्थर के उत्पादन में महत्वपूर्ण जिला है ये। ठीक, चलिए बाकी गया में याद रखिएगा, गया में अभ्रक, क्वार्जाइट, फेल्ड्सपर आदि खनिज पाए जाते हैं। भागलपुर में अब देखेंगे तो चीनी मिट्टी, सजावटी पत्थर आदि पाए जाते हैं भागलपुर में, ना कि क्वार्जाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर है 41, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ फिर से सवाल उसी तरह का मैचिंग करना है, आप लोग को देखना है यहाँ से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे दिया हुआ ऑयल रिफाइनरी बरौनी। ठीक है, फिर है सीमेंट बंजारी फर्टिलाइजर भरौही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला विकल्प सही है, ऑयल रिफाइनरी के लिए बरौनी फेमस है। ठीक है, कौन से ज़िला में है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये किस ज़िला में है? तो ये है बेगूसराय में। बाकी सीमेंट बंजारी ये भी सही है, सीमेंट के लिए बंजारी फेमस है। फर्टिलाइज़र जो होता है उसके लिए ये भरौही भी जो है विख्यात है, तो ये भी सही है। लेकिन रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी के लिए भागलपुर ये प्रसिद्ध नहीं है। विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अच्छा, भागलपुर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे भागलपुर में सिल्क उद्योग प्रसिद्ध है, यहाँ तसर रेशम का उत्पादन होता है। भागलपुर को रेशम की शहर भी कहा जाता है। भागलपुर में गंगा डॉल्फिन प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। यहीं पर हैंडलूम एवं पावर लूम के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखेंगे हाल ही में यहाँ पर मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो भागलपुर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ठीक है ना, तो पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह अयस्क का खनन किया जाना। यहाँ पे चिरैया भारत के झारखंड राज्य में पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एक शहर है। ठीक है, भारत में 2 बिलियन टन लौह अयस्क के भंडार के साथ भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खाने में से एक है। तो विकल्प नंबर ए सही होगा यहाँ पे। सवाल नंबर आगे, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपनी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। संसदीय प्रणाली में देश के प्रमुख और शासन के प्रधान अलग अलग 2 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख माने जाते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए विकल्प। क्वेश्चन नंबर 44, सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, जनता पार्टी सरकार ने वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अशोक मेहता समिति के गठन किया था।
और इन्होंने 1978 में इस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी या प्रस्तुत की थी। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता भी आता है, जन उपयोगी सेवा भी आता है, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता। अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। संघ सूची, संवर्धित सूची, एक्सधिक या राज्य सूची। तो अब देखेंगे ये पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें पंचायती राज से संबंधित जो नियम और कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है, राज्य को, स्टेट को, है ना। 3 तरह की सूची देखने को मिलते हैं, संघ सूची, संवर्धित सूची और राज्य सूची। ठीक है, ये अनुच्छेद ये कहेंगे कि किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में से शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें एक बार थोड़ा सा विषय भी देख लीजिएगा, किस सूची में कितने कौन कौन विषय कितने विषय हैं। अगला सवाल है, किस राज्य केंद्र राज्यों ने किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। तो ये होगा इसका सही आंसर। देखेंगे तो यहाँ पे बिहार भी किया है, ठीक है, उत्तराखंड भी किया है, मध्य प्रदेश में भी किया है और हिमाचल प्रदेश में भी किया हुआ है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है कहाँ। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है और आप लोग भी जानते होंगे कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक पर स्पीकर का निर्णय ना चुनौती योग्य है, ना ही वाद्य योग्य होता है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। अगला सवाल है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था या फिर कब हुआ था। सवाल है कब हुआ था। सभी को पता होगा संथाल विद्रोह झारखंड का एक घटना है ये, है ना। तो ये संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ठीक है, तो डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और ये आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह सबसे हिंसक था। ठीक है, चलिए आगे है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। तो सभी को याद होना चाहिए 1874 ईस्वी में। ठीक है, ये विकल्प यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा द्वैध शासन का जनक सर लियोनस कार्टियस को माना जाता है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो डी विकल्प सही होगा। अगला है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। कब किया गया था, 1936 में। ये विकल्प सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में सबसे बड़े किसान नेता थे, याद रखिएगा। ठीक है, एनजी रंगा आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता थे, ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ से भी पूछा जाता है सवाल। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका वायसराय लॉर्ड लिटन के समय। ठीक है, बी विकल्प सही है यहाँ पर। अगला सवाल है, मुसलमान अधिक खुश और असंतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने लिखा था। तो ये लिखा था W हंटर ने। ठीक है, अर्थात सी विकल्प सही है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, यह किसने लिखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी विकल्प लॉर्ड कर्जन। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि ये जो कांग्रेस है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी, इसके बारे में अलग अलग नेताओं का अलग अलग विचार थे। ठीक है, तो उन विचारों को जरूर याद रखिएगा। जैसे उसमें से एक मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, ये क्या नाम है इनका, थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, जैसे कि लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था ना कि कांग्रेस अल्पमत की प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस अल्पमत की प्रतिनिधित्व करती है, बहुमत का नहीं। तो इस तरीके से बहुत कुछ बताए थे। लाला लाजपत राय ने भी बताया, तिलक ने भी कुछ कहा था।
तो उन सबको याद रखिएगा, थोड़ा सा कहीं मिलता है तो। अगला सवाल है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ठीक है ना, तो यह राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक, तो ए विकल्प यहाँ, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, लंदन में एक 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, तो कौन मारा था इसे, है ना। तो ये सबसे आसान सवाल हो जाएगा ना आपके लिए, उधम सिंह ने मार दिया था ना, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। कब की बात है ये, तो 13 मार्च 1940 को। ठीक है, चलिए, और इसके बाद फिर 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी भी दे दी जाती है। दीवान अर्ज विभाग संबंधित है, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था ये, तो ये विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। रक्षा विभाग कहाँ पे है, सी विकल्प में है। अगला सवाल है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी समाज राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन हसन, अर्थात यहाँ पे ये विकल्प सही है। अगला सवाल है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत देवराय टू के शासनकाल में भारत आया था, देवराय टू। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो याद रखिएगा, ये दरबारी थे अकबर के, अर्थात ये विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो कल बताए थे ना आप लोग को, कल ही आप लोग को बताए थे कि ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, जो कि भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व में केसर का सर्वाधिक उत्पादन ईरान में भी होता है, स्पेन में भी और अफगानिस्तान में भी किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा, यहाँ से विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो सभी को पता होगा, कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, अर्थात यहाँ पे सही हो जाएगा ये विकल्प। ठीक है, अगला सवाल है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो याद रखिएगा, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, और इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। ठीक है ना, और जापान की मुद्रा येन है, जबकि संसद को यहाँ पे डायट कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो याद रखिएगा, ग्रीनलैंड ये डेनमार्क देश का भाग है। डेनमार्क राजशाही स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए से हो जाएगा। इसकी राजधानी की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है ना, और ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ठीक है, और सबसे बड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? ओब, लीना, अमूर या एनिसी? तो याद रखिएगा, रूस की अमूर नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती हैं। ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अमूर। अगला सवाल है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है? कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, किसका है? तो ये कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर मलेशिया में स्थित है। ठीक है ना, विकल्प नंबर डी सही होगा। यहाँ पे आगे दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 का मैच करना है। ठीक है ना, तो चलिए मैच कर लेते हैं। यहाँ पे दस्त लूट ये देखने को कहाँ मिलेगा? ये देखने को मिलेगा ईरान में, जबकि नुबियन मरुस्थल ये आपका सूडान में है, जबकि मोजावे मरुस्थल ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि रब अली खाली ये सऊदी अरब में है। मैच कर लीजिए कौन सा विकल्प सही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैच करेंगे तो विकल्प में सी सही दिख रहा है, ए का 2, बी का 3। ठीक है ना, हाँ ठीक है, सी विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? सही आंसर है इसका
बी विकल्प उत्तरी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, जबकि मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और अफ्रीका का दक्षिणी छोर में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो बात करें पहला विकल्प के बारे में, तो पहला विकल्प म्यांमार की राजधानी नैपैडो है, तो ये बिल्कुल सही है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, ये भी सही है। ठीक है ना। वहीं बात करें केरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये कथन गलत है। ठीक है ना, केरोसी जो है ना ये ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, यह कथन सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। केरोसी एक ढाल ज्वालामुखी है जो कि केनिया के बारिंगो झील के उत्तरी छोर पर ग्रेगरी रिफ्ट में स्थित है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है, जबकि जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, ये कथन सही है। अगला सवाल है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो पता होगा जियोडेसी क्या है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है या फिर प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर डी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न ही विशुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, संघात्मक और एकात्मक। ठीक है ना। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्र सरकार में होती हैं। ठीक है, इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प। अगला सवाल है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो याद होगा यहाँ पे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 शब्द 2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 89, ठीक है ना। और आर्टिकल 63 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है, जबकि आर्टिकल 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ना, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सी विकल्प सही है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो संसद का सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष तो होना ही चाहिए। सी विकल्प सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र जो होता है ना, याद रखिएगा 65 वर्ष होता है। कितना होता है, 65 वर्ष। सी विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, न्यूनतम आयु से अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सीटों का भी देख लीजिएगा एक बार। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से इसे सृजन किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। अगला सवाल है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1956 में। और याद होगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य बनाई गई थी वो राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ।
और एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग की गठन किया गया था। ठीक है, धर आयोग की रिपोर्ट पर जेवीपी समिति बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का खारिज कर दिया गया था। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन फजल अली आयोग की अनुशंसा पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वह 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था। ये जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके देता है या लिख कर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है? तो ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख करके दे सकता है। अगला सवाल है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काका साहेब कालेकर। ठीक है ना, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आसान सा सवाल है, याद रखिएगा, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी विकल्प सही होगा। जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभिक साक्ष्य 12वीं सदी में मिलता है। ठीक है, और वैसे बात करें कि कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, तो चीन में हुआ था। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे फिलहाल हम लोग के चलेंगे, ये विकल्प 12वीं सदी, 12वीं शताब्दी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? नाफ्टा मतलब NAFTA, नाफ्टा। ये नाफ्टा क्या है? तो याद रखिएगा, नाफ्टा मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये नाफ्टा में ग्रेट ब्रिटेन शामिल नहीं है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ जो भी दिए गए विकल्प सभी शामिल हैं। दिए गए विकल्पों में जितने भी हैं, कैसे कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सभी नाफ्टा में शामिल हैं। ग्रेट ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना, चलिए, ये समझौता 1 जनवरी 1994 से प्रभावी है, नाफ्टा। अगला सवाल है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो ये याद रखना है यहाँ पे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू किया है। ठीक है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। कार्यकाल खत्म भी हो गया ना, 2 साल का तो रहता ही है। ठीक है, क्योंकि भारत का कार्यकाल लगभग आप देखेंगे तो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा, हो गया होगा। ठीक है, भारत अब तक कुल मिला के 8 बार है ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी देश बना है। ठीक है, 8 बार। चलिए, अगला सवाल है कि विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा, विश्व में चीन देश अभी तक मिश्रित तकनीकों को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है, चीन, है ना। अगला सवाल है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? क्लास 10th के बुक में दिया हुआ ये चीज़, ये साइंस के बुक में, इतिहास के बुक में स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है, कौन किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। सी विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? किस युद्ध के साथ हुई थी, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये अफीम युद्ध के साथ। ठीक है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के साथ शुरू हुई थी, जो कि ये प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 और 42 के बीच में। अगला सवाल है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, ये विकल्प सही है। अगला है, गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी? ठीक है, तो गंधार कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कुषाण काल में सामने आई थी। कब? कुषाण काल में। राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य था भविष्य में विश्व युद्ध को रोकना।
ठीक है, ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य था भविष्य में विश्व युद्ध को रोकना। अगला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो याद कीजिएगा, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, गैरीबाल्डी किया था, अर्थात यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? तो याद रखिएगा 1863 में। कब बना था? 1863 में। अगला सवाल है, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। डी विकल्प सही है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ठीक है, स्वतः कृषि मिट्टी यानी कि स्वतः कृषि जो मिट्टी होता है ना, कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काली कपास मिट्टी जो होती है ना, या फिर कपास की काली मिट्टी, इसे ही स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे जब ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, धूप पड़ता है, जब मिट्टी सूख जाती है तो दरारें पड़ जाती हैं इसमें, तो लगता है जैसे कि इसमें हल चलाई गई हैं, इसीलिए इसे काली कपास की मिट्टी कही जाती है इसे। ठीक है, स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है इसे। और ये भी याद रखिएगा कि काली मिट्टी में जल धारण की अधिक क्षमता होती है, इससे इस कारण इसमें देखेंगे तो नमी अधिक रहती है इसमें। चलिए अगला सवाल है कि जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रशांत मौसम नहीं होगा। ठीक है, हिमपात भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का जब भी कंडीशन होगा तो वहाँ पे तूफान और चक्रवाती तूफान देखने को मिलते हैं और गहन वर्षा या फिर ओला पड़ सकता है, अर्थात 3 और 4 सही है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही दिखेगा। अगला सवाल है, किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अभाव, किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? किसने लिखा था ये? तो ये लिखा था लास्की ने। किसने लिखा था? लास्की। याद रखिएगा, लास्की ने लिखा था कि स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। चलिए अंतिम क्वेश्चन लेते हैं इस सेट का। किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है? मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है। कितने लोगों का मानना है कि ये कथन रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये वास्तविकता में ऐसा होता है? कितने लोगों का मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो महान दार्शनिक जो रूसो थे ना, रूसो, इन्होंने ही ऐसा कहा था। ठीक है, डी विकल्प सही है। ठीक है, उनकी दृष्टि में व्यक्ति अपनी भलाई के संबंध में अपने आप विचार कर सकता है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।